आयशा को देखते हुए सोचा, शान भाई तो पता नहीं कहाँ गायब हैं, अभी तक नहीं आए, शायद आने का दिल ही नहीं कर रहा उनका। आयशा ने मौके का फ़ायदा उठाते एक और तंज उछाला। आयशा, ये तंज करना छोड़ दो, शान भाई अपने दोस्तों के साथ मसरूफ होंगे, आते ही होंगे बस। ताहिरा आयशा को डांटती हुई बोली। वो आयशा के बरअक्स काफ़ी सुलझी हुई थी और रुबाब, वो तो बस सड़ चुका है, उन दोनों की बातें सुन रही थी। वैसे शान भाई की मर्जी के खिलाफ हुई है ये शादी, इसलिए ज़्यादा नखरे उठवाने का मत सोचना, गुस्से के काफ़ी तेज़ हैं भाई। आयशा ने मुस्कुराते हुए जहर उगला। रुबाब ने उसकी तरफ हैरत से देखा और फिर ताहिरा को देखा। आंखों में सवाल था कि क्या वाकई ये सच है? मर्जी के खिलाफ होती तो वो शादी ही क्यों करते? बस अरेंज मैरिज है और अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती है, तुम टेंशन ना लो रुबाब। ताहिरा ने उसको प्यार से समझाया। वो रुबाब को बिल्कुल मरियम की तरह ही लगी। वैसे भी शादी कौन सा मेरी भी मर्जी से हुई है, कहाँ मैं लव मैरिज के ख्वाब देखती थी, पर स्नो वाइट के पल्ले पड़ गई ये अरेंज मैरिज। रुबाब ने मन ही मन सोचा। रुबाब अपने कमरे में बैठी थी। काफ़ी इंतजार के बाद जब शान नहीं आया तो वो टीवी खोल के बैठ गई और वहाँ पे कार्टून चैनल लगाया और बड़े शौक से वो देखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद शान आया और कमरे में आते ही उसने अपनी बीवी को दुल्हन के जोड़े में कार्टून देखते हुए पाया। उसका तो दिमाग ही चकरा गया। कमरे में सिर्फ टीवी की ही रोशनी थी और रुबाब की पुश्त शान की तरफ थी। वो ठीक तरह से उसका चेहरा नहीं देख पाया था अभी तक। शान ने उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सारी लाइट्स ऑन की कमरे की। रुबाब ने चेहरा मोड़कर उसको देखा और जैसे ही दोनों की नजरें आपस में टकराई, तुम दोनों एक साथ बोले, मेरा मतलब है आप। रुबाब ने अपनी ही तस्हीह की और शान को देखा जो तीखे तेवर दिए उसी को देख रहा था। वही गंदमी रंगत, काले घने बाल, हल्की सी शेव और गोल्डन कुर्ता। प्रिंस, ये तो वही है जो स्नो वाइट को पसंद आए थे, मतलब यही स्नो वाइट के प्रिंस है। वाह, रुबाब ने मन ही मन सोचा। ये वही था जो उस दिन गेट पर आया था और बिना इजाज़त अंदर भी घुस आया अपने आदमियों के साथ मिठाई लेकर। वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे, पर रुबाब के चेहरे पर खुशी तो शान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम रुबाब हो? शान ने हैरत से सवाल किया। आप शान हो? रुबाब ने खुशी और हैरत से पूछा। मेरी शादी तुम सरफिरे से हुई है? या अल्लाह, कहाँ फंस गया? शान ने खुद ही बड़बड़ाया और बेड की दूसरी साइड पे आकर बैठ गया। आपो ने कहा था कि दूल्हे के सामने शर्माना और ज़्यादा बात ना करना। रुबाब को मरीम की बात याद आई। वो सीधी होकर बेड पे बैठी दुल्हनों की तरह और शर्माने की कोशिश करने लगी। शान ने उसको अजीब सी नजरों से देखा, जो कि पहले बड़े मज़े से बैठी थी, अब अचानक दुल्हन की तरह बैठ गई और आंखें नीचे की मुस्कुराकर शर्माने भी लगी थी। तुम्हारे दिमाग का स्विच वाकई उड़ा हुआ है क्या? शान ने उसको एक नज़र देखकर कहा और अपनी वॉच उतार कर टेबल पर रख दी। आप कहना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ? रुबाब ने गुस्से से कहा। शान ने पहले टीवी की तरफ देखा जहाँ कार्टून चल रहे थे और बाद में रुबाब को देखा। नहीं, पागल भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, शान ने तेवरी चढ़ाकर कहा। कंट्रोल रुबाब, कंट्रोल, इनसे नहीं लड़ना तुम्हें। रुबाब ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। शान बेड पर उसके थोड़ा सामने होकर बैठा। रुके रुके, मैं घूंघट करूं, फिर आप इसको उठाना, मैंने देखा है ड्रामा में ऐसा होता है। रुबाब ने जल्दी से कहकर घूंघट कर दिया। तुम्हारे मामू और मुमानी पर केस करना चाहिए मुझे, शान ने उकताकर कहा और बेड से उठ गया। हैं, क्या मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर कहा। बच्चों की शादी नहीं करवानी चाहिए, शान ये कहता हुआ वहाँ से उठा। मैं बच्ची हूँ आपका मतलब? रुबाब ने अपना घूंघट उठाकर शान को देखते हुए कहा, जो अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या जो बार बार मतलब भी पूछती हो? शान उकताहट से बोला। रुबाब उसको गुस्से से घूरने लगी। ये लो मुँह दिखाई। शान ने एक डब्बी उसकी तरफ उछाली और वॉशरूम घुस गया। ऐसे देते हैं मुँह दिखाई? शर्म नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं? रुबाब उस डब्बी को खोलती हुई दांत पीसती बोली। स्नो वाइट के लिए सोने की अंगूठी डायमंड की होनी चाहिए थी ना? वो पसंद मुर्दगी से बोली। घूंघट तो उठा लेते, इतना प्यार से किया था, खड़ूस। रुबाब ने तंग आकर अपना दुपट्टा ही उतार कर रख दिया। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब शान की आंख खुली किसी के जोरदार हराटों की आवाज़ से। शान ने मुड़ कर देखा तो रुबाब बड़े मज़े से सोई हराटे मार रही थी। हराटे लेना बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही, शान ने उसको झंझोड़ते हुए कहा। जी जी, क्या हुआ? स्नो वाइट ने कुछ नहीं किया। रुबाब बौखला कर उठी। अपनी कार्टूनी दुनिया से बाहर निकलो और ये हराटे अब लिए ना तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा, शान गुस्से से बोला। अब हराटे आ रहे हैं तो रोक तो नहीं सकती इनको? रुबाब बेबसी से बोली। रोकना पड़ेगा, अब आई समझ? शान ये कहता वो वापस से सो गया। रुबाब सोचती रही कि कैसे हराटे रोके जा सकते हैं। जब कोई तरकीब उसको ना सूझी तो लापरवाही से कंधे उचका कर सो गई और रात भर शान को अपने कानों पर तकिया रखकर ही सोना पड़ा। उठो उठो, उठो भी। शान कब से उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मोहतरमा तो काफ़ी गहरी नींद में थी। शान को नौरीन बेगम ने कहा था कि रुबाब को उठा कर लाए। क्या है? रुबाब हुफ्की से बोली। आंखें अभी तक उसने नहीं खोली थी। घोड़े बेचकर सोई हुई हो क्या तुम? उठो जल्दी से, मम्मी बुला रही हैं तुम्हें। शान ने उसको ज़ोर से झंझोड़ा, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अब तो डाइन भी नहीं है यहाँ, अब क्यों स्नो वाइट को तंग कर रही हो आप? रुबाब ये कहकर कंबल सर तक ओढ़े फिर से सो गई। डाइन, स्नो वाइट, शान को उसकी बातें समझ ना आई। शान ने उसको 2 मिनट तक देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ एक जग देखा जो कि ठंडे पानी से भरा हुआ था। शान ने वो उठाकर सारा पानी रुबाब पर उंडेल दिया। रुबाब बौखला कर उठी। एसी की ठंडक में वो ठंडा पानी, वो बिल्कुल कांप गई। ये क्या किया? कोई ऐसे उठाता है क्या? नॉर्मल तरीके से नहीं उठा सकते थे? उफ, सर्दी हो रही है, रुबाब ने गुस्से में आकर कहा। नॉर्मल इंसानों को ही नॉर्मल तरीके से उठाया जाता है, शान भी कड़े तेवरों के साथ बोला। रुबाब ने उसको घूरा और घूरती ही गई। ये घूर किसको रही हो तुम? शान ने सख्त लहजे में कहा। उसको आज तक किसी ने इस तरह नहीं घूरा था जिस तरह आज रुबाब घूर रही थी। यहाँ पर जो सारी फौज खड़ी है उसको घूर रही हूँ, रुबाब ने उसी तरह घूरते हुए कहा। शान ने भी उसको घूरा। ज़ाहिर कमरे में आप ही खड़े हैं, आपको ही घूर रही थी मैं, रुबाब तेज आवाज में बोली। चिल्लाओ मत मेरे सामने, कैंची की तरह ये जो जुबान चलाती हो ना, काट कर फेंक दूंगा, शान ने उसको उंगली उठाकर वार्न किया। रुबाब अब थोड़ी सहम गई, पर फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती गुस्सा लाने की कोशिश करने लगी। वो अपना डर उसके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। शराफत से यहाँ से उठो, जाओ और तैयार होकर नीचे आओ और वहाँ अपनी बेकार खोपड़ी से ये बात मत निकाल देना, शान कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हाँ, सब स्नो वाइट पर ही अपना जोर चलाओ, बेचारी स्नो वाइट ही बची है ना कि सब उस पर गुस्सा करे। अल्लाह, क्या इस खड़ूस के साथ फंसा दिया बेचारी स्नो वाइट को। काश मैं किसी जंगल में खो जाऊं और कुछ बोने मुझे उठा कर ले जाएं और बिल्कुल स्नो वाइट की तरह मेरी हिम्मत करी। रुबाब रोती शक्ल बनाती खुद से बड़बड़ाई। वो नीचे आई और सबको सलाम करती हुई टेबल पर शान की कुर्सी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रुबाब ने टेबल पर सजे लवाजमात पर नजर घुमाई जहाँ काफ़ी सारी डिशेस बनी हुई थी। क्या कोई मेहमान आ रहा है? रुबाब ने उन डिशेस को देखकर कहा। नहीं बेटा, नूरीन बेगम मुस्कुराकर बोली। तो क्या किसी शादी से खाना आया है? रुबाब को कहती ही आयशा जोर से हंस पड़ी। रुबाब की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने कभी अपनी टेबल पर इतने डिशेस नहीं देखी शायद। आयशा ने उसका मजाक उड़ाया। आयशा, मैं दोबारा तुम्हें ऐसे किसी का मजाक उड़ाते हुए ना देखूं, शान ने उससे सख्त लहजे में बावर करवाया। आयशा उसकी बात सुनकर सर झुकाए कहने में मसरूफ हो गई। हाँ, शैतान बुलडोजर की शागिर्द। रुबाब मुंह बना गई और शान को देखा जो सबसे बेखबर खाने के साथ इंसाफ कर रहा था। खड़ूस थोड़ा सा अच्छा भी है वैसे, पर क्या ही था कि अगर बोल देता मेरी बीवी से इस तरह बात ना करो, पर नहीं, दिमाग 7वें आसमान पर है इनका। रुबाब ने उसको देखकर सोचा। शान ने उसके घूरने पर एक तीखी नज़र उस पर डाली तो वो खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। रुबाब ने शान को लॉन में देखा जो किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ था। रुबाब के दिमाग में एक शैतानी आई। सुबह मुझ पर पानी फेंका था ना, अब बताती हूँ इनको। रुबाब चलकर किचन में गई, वहाँ से तेल उठाकर सीढ़ियों पर लगा दिया। तेल किचन में रखकर वो सोफे पे बैठ गई तो कोई बुक उठा ली। अब तो बस शान के आने का इंतजार था। शान मोबाइल में देखता हुआ आ रहा था। रुबाब को तो बस इंतजार था वो मंजर देखने का जब शान फिसल कर वहाँ से गिरता। इसी दौरान आयशा मोबाइल पर बात करती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। रुबाब ने उसको रोकना चाहा। आह अम्मी! इतनी देर में वो सीढ़ियों पर पूरी तरह से गिरी हुई थी। शान ने रुबाब की तरफ देखा जो उल्टी बुक पकड़े आयशा को ही देख रही थी। शान समझ गया कि यह हरकत इस सरफिरी की ही होगी। वो आयशा की तरफ बढ़ा। रुबाब भी उसकी तरफ भागी और आयशा की परवाह किए बिना जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसको दिया। ये लो। शान और आयशा ने उसको ना समझने वाली नज़रों से देखा जो आयशा का मोबाइल पकड़े उसको दे रही थी। मैंने सुना है और देखा भी है कि अगर आज के दौर में कोई इंसान गिर जाए तो ज़्यादा परवाह उसकी नहीं बल्कि उसके मोबाइल की जाती है और उस इंसान को भी खुद ज़्यादा परवाह मोबाइल की ही होती है। रुबाब ने वजाहत दी। शान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उफ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहाँ गई छन्नू मुलाजमा? ज़रूर इसने किया होगा ये सब। आयशा का शक मुलाजमा पर गया। रुबाब को उसकी ये हालत देखकर हंसी तो बहुत आई पर वो दबा गई। चलो, ऊपर वाला भी जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। खड़ूस ना सही तो ये बुलडोजर की शागिर्द ही सही, रुबाब ने मन ही मन कहा और कमरे से निकल गई। शान भी उसके पीछे निकला। ये सब तुमने किया ना? शान ने उसकी बाजू दबोच कर कहा। अल्लाह अल्लाह करे, मैं क्यों करने लगी ऐसा? रुबाब ने हैरान होने की एक्टिंग की, क्योंकि ये काम सिर्फ एक उल्टे दिमाग वाला इंसान ही कर सकता है और वो इस दुनिया में तुम ही हो। शान ने चिढ़ खाते कहा। आपको बड़ा पता है दुनिया का, जैसे सारी दुनिया देख कर आए हो। रुबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। देखो लड़की, मेरे सामने जुबान चलाना बंद करो, मैं बता रहा हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शान ने उसको वार्न किया। अच्छा? रुबाब अपना बाजू छुड़वाती वहाँ से निकल गई। शान कमरे में आया तो उसी तरह रुबाब को टीवी के सामने बैठता हुआ देखा और टीवी पर कार्टून ही चल रहे थे। उसकी आमद पर रुबाब ने मुड़कर उसको देखा और टीवी म्यूट पर लगाए उसके साथ सोफे पर बैठ गई। शान जो कि अपना लैपटॉप खोले कुछ काम कर रहा था, रुबाब को मुसलसल खुद पर नजर जमाए देखा तो लैपटॉप से नजरें हटाकर रुबाब को देखा जो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या है अब? शान ने उकताहट से कहा। वो पिक्चर्स आपकी हैं? रुबाब ने एक पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा जिसमें वो अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। हाँ, यूनिवर्सिटी के वक्त की हैं। शान ने
कहते ही फिर से अपनी नज़र लैपटॉप पर मरकूज कर ली। यूनिवर्सिटी? आप यूनिवर्सिटी जाते थे? कितने मज़े होते हैं ना वहाँ, अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें, ये बड़े बड़े गार्डन, बड़ी क्लास और हल्ले गुल्ले। आपने भी बहुत मज़े किए होंगे। रुबाब ने चहकते हुए पूछा। ऐसा कुछ नहीं होता और मैं मज़े करने ही पढ़ने जाता था। शान उसी तरह संजीदगी से बोला। आप मेरा भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना, मुझे बहुत शौक है आगे बढ़ने का। रुबाब ने उसके सामने अपनी फरमाइश जाहिर की। शान ने हैरान होते उसको घूरा। रुबाब उसके इस तरह घूरने पर सोचने लगी कि उसने ऐसा भी कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तुम्हें जितना शौक है ना पढ़ने का, मैं हमीद अंकल से सुन चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने फजूल बातें मत किया करो। शान ने सख्त लहजे में कहा और वापस लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। पर उठो यहाँ से और मेरे लिए चाय बना कर आओ जल्दी। बातों में सारा वक्त बर्बाद मत किया करो, ना अपना ना मेरा। शान के इस तरह कहने पर वो पैर पटकती भी वहाँ से निकल आई। बड़ा कोई मुल्क संभालना है ना आपको, जो वक्त बर्बाद होता है बातों से इनका। उफ, स्नो वाइट को प्रिंस तो मिल गया पर काफ़ी ज़्यादा खड़ूस प्रिंस मिला। शान कब से सोने की कोशिश कर रहा था, पर वो थी कि टीवी खोले रात के 2 बजे मॉर्निंग शो रिपीट में देख रही थी। ये टीवी बंद करो, मैं कह रहा हूँ। शान आखिर गुस्से से बोल पड़ा। लाइट्स ऑफ हैं, आप सो जाए ना। रुबाब ने लापरवाही से कहा। मुझे नींद नहीं आ रही इस टीवी की आवाज़ पे। शान उठकर बैठ गया। थोड़ा कम कर देती हूँ ना। रुबाब ने वॉल्यूम कम कर दिया। इस वक्त रात को मॉर्निंग शो कौन देखता है? शान बुरी तरह से उकताया। मैं देखती हूँ ना, और रात को रिपीट चलता है, जाहिर है लोग देखते ही होंगे। रुबाब अब टीवी से नजरें हटाए उसको देखकर बोली। अब शान की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो उठा और टीवी का स्विच निकाल दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बहुत बुरे हैं आप, रुबाब उकताकर बोली। रुबाब जूस पीती पीती लॉन में टहल रही थी। जब जूस का डब्बा खाली हुआ तो उसके मुड़े हुए कोनों को खोलकर जूस के डब्बे को फुलाकर जमीन पर रखा। शान जॉगिंग से लौटा था और अपना प्रोटीन शेक लबों से लगाता हुआ आ रहा था। ना शान को रुबाब की मौजूदगी का इल्म था, ना ही रुबाब को शान की मौजूदगी का। रुबाब ने जूस के डब्बे पर जोर से पाँव मारा। पटाख! डब्बे के फटने की आवाज़ से शान यकदम से बौखलाया। क्योंकि वो इस हरकत के लिए तैयार नहीं था, तो उसके हाथ से उसका प्रोटीन शेक छूटता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। उसने रुबाब की तरफ देखा जो हंसती हुई कूद कूद कर तालियां बजा रही थी। उसको अपने पटाखे की खुशी थी। शान लंबे डग भरता उसकी तरफ आया। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें अपने बेकार के किए हुए कारनामे पर? शान गुस्से से चिल्लाया। रुबाब ने उसकी तरफ देखा और नीचे गिरा हुआ प्रोटीन शेक भी देखा। रुबाब दांतों तले जुबान दबा गई। उसको समझ आ गया था कि उसने अनजाने में क्या कर डाला है। अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें, मैं बहुत परेशान कर रखा है तुमने। शान की पेशानी की रग तन चुकी थी। वो गुस्से से बोलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अम्मी बचाएं! रुबाब हवा में हाथ उठाती चिल्लाकर भागने लगी। शान उसके पीछे दौड़ा। आज तुम्हें मैं सबक सिखा कर रहूंगा। शान उसको आज नहीं छोड़ने वाला था। रुबाब का भागते भागते पैर मुड़ा और वो नीचे गिर गई। उफ अल्लाह! रुबाब चिल्लाई। शान अब घुटनों के बल उसके सामने बैठा। और करो शैतानियाँ। शान ने गुस्से से उसको देखते हुए कहा। आपकी बद्दुआ लगी है मुझे। रुबाब ने रोते हुए कहा। अच्छा हाथ दो अपना, उठो। शान ने उठकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रुबाब उसकी हमदर्दी पर खुश हुई और खुश होती हुई अपना हाथ उसके हाथ में देकर उठने लगी। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर को उठी, शान ने उसका हाथ छोड़ा और वो फिर से ज़मीन पर गिरी, जो उसके हाथ के सहारे ही खड़ी होने लगी थी। रुबाब ने पहले उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खुद ही हंस पड़ी थी। तुम्हें वाकई किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। शान उसको घूरता हुआ निकल गया। आज उसको वाकई रुबाब नॉर्मल ना लगी और आपको किसी जोकर की ज़रूरत है जो आपको हंसा सके, खड़ूस ना हो। तो रुबाब दांत पीसती हुई बड़बड़ाई। रुबाब आज हमीद के घर आई हुई थी। शान के साथ सबसे मिलकर वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ी, जहां नादिर फुटबॉल से खेल रहा था। उसकी किक मारते ही फुटबॉल रुबाब के पैरों में गिरा। ए चश्माटू, इधर देख। रुबाब ने नादिर को फुटबॉल बिल्कुल सर पर दे मारा। नादिर का चश्मा गिरते गिरते बचा। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। नादिर ने उंगली उठाकर उसको वार्न किया। अबे चलना, आया बड़ा सजा दिलवाने वाला। और कौन देगा सजा मुझे अब? वो तुम्हारी डाइन माँ। बच्चे, अब तो तुम्हारे ख्वाबों में ही होगा ये सब। रुबाब उसको चिढ़ाती हुई तंजिया बोली। आपने उनको डाइन कहा? मैं अभी अम्मी को बताता हूँ। नादिर अपनी बाल उठाता हुआ बोला। अब तो वो रुबाब फारूक को छू भी नहीं सकती। हाँ, रुबाब ने नादिर को और चिढ़ाया और उसका चश्मा लेकर पूरे गार्डन में दौड़ने लगी। वो भी उसके पीछे भागा। रुबाब की अचानक एक मजबूत जिस्म से टक्कर हुई। उसने अपने सर पर हाथ रखा जैसे किसी चट्टान से टकराई हो और ऊपर चेहरा करके रुबाब ने देखा। अरे खड़ूस आप! रुबाब की आंखें हैरत से खुल गई। शान ने उसको खुद से दूर हटाया। तुम्हें क्या इधर से उधर भागने में मजा आता है क्या? शान ने उकताहट भरे लहजे में कहा। नादिर ने आकर रुबाब से अपना चश्मा लेना चाहा। मेरे ग्लासेस। रुबाब ग्लासेस अपने पीछे छुपा दी नादिर को घूरने लगी। अंकल, इनसे कहें कि मुझे मेरी ग्लासेस दें। अंकल? रुबाब उसके अंकल कहने पर हंस पड़ी और शान के घूरते ही चुप हो गई। ग्लासेस वापस करो बच्चे को, शान ने रुबाब से कहा। बच्चा?
अल्लाह की पनाह, ये बच्चा नहीं आफत है आफत। रुबाब नादिर के सर पर चपत रसीद करते बोली। नादिर ने अपना सर से हिलाकर मासूम नजरों से शान की तरफ देखा। ओए खोटे सिक्के, ये मासूम शक्लों से इनको रिझाना बंद कर दो। शान, आप इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइएगा, ये बहुत ही शातिर है। उमानी के सामने भी अपने ऐसे ही मासूमियत वाला कार्ड खेलकर डांट पड़वाता है मुझे। रुबाब ने शान को पहले ही आगाह करना चाहा। तुम्हारा मुझे पता है, चलो अब ग्लासेस वापस करो इसके। शान ने उसकी बात का असर लिए बिना कहा, लेकिन मैंने कहा वापस करो। शान उसकी बात काट कर सख्त लहजे में बोला। रुबाब ने ना चाहते हुए भी चश्मा नादिर को दिया। वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए वहां से निकल गया। अभी तो मौका था इस खोटे सिक्के को तंग करने का, और आ गया खड़ूस अपना ठोंस जमाने। रुबाब ने उसको घूरते हुए सोचा कि घूरना बंद कर दो मुझे, समझ आया। शान उसके घूरने पर गुस्सा करता चला गया। उसको सख्त नापसंद था कि कोई उसको इस तरह घूरे। शान, रुबाब, फारे और नादिर शान की घड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अजीब ही रवाज है तुम्हारे घर के, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शान रुबाब के कान में खुसफसाया। चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उकताहट थी। इसमें अजीब क्या है? दामाद पहली दफ़ा बेटी के घर आए तो उसको उसके बहन भाइयों को आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ता है। कितना प्यारा रवाज है। रुबाब मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। शान बोलता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा। अबे रुक खोटे सिक्के, आगे मैं बैठूंगी। नादिर आगे का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि रुबाब ने उसकी शर्ट का गला पकड़ते उसको रोकना चाहा। आगे मैं बैठूंगा, छोड़ो मुझे छिपकली। नादिर की छोटी सी नाक पर गुस्सा चढ़ा। चल भी आया बड़ा, एक चपेट मार के ना तेरा गाल लाल कर देना है मैंने। चुप करके पीछे बैठ। रुबाब अपना हाथ हवा में लहराती हुई बोली, जल्दी बैठ जाओ तुम दोनों। शान ने शीशा नीचे करके उन दोनों को कहा, आगे मैं बैठूंगा, अब इसको कहीं के पीछे बैठे। नादिर अपनी शर्ट का गला उससे छुड़वाता हुआ शान से मुखातिब हुआ, ये क्यों आगे बैठे? आपकी बीवी मैं हूँ, मैं ही आगे बैठूंगी। रुबाब ने नादिर को पीछे करना चाहा। मैं बैठूंगा। नादिर भी गाड़ी का दरवाजा पकड़ के खड़ा हो गया। शान बस कोफ्त से उन दोनों को देख रहा था। नादिर, तुम बैठ जाओ आगे, रुबाब पीछे जाओ। शान ने जल्दी से उनका मसला हल करना चाहा, लेकिन शान, मैं क्यों? रुबाब खफा हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे बैठने से, बैठ जाओ रुबाब, बच्चों के साथ बच्ची मत बना करो। शान ने उसको डांटा तो वह पैर पटकती पीछे की तरफ बैठ गई और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। दरवाजा तोड़ मत देना शान अंकल की गाड़ी का। नादिर ने पीछे मुंडी मोड़े शैतानी करना चाहिए। तू चुप कर जा, वरना बच जाऊंगी कान के नीचे ऐसी कि 2 दिन तक अपना जबड़ा हिलाने के काबिल नहीं रहेगा। रुबाब ने गुंडों वाला अंदाज अपनाते कहा, और जहां नादिर मुस्कुराए वहीं शान हैरान रह गया। रुबाब को इस लहजे में बात करता देखकर, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? शान ने हैरत से कहा। शान भाई, ये तो ऐसे ही बात करती है, आपको आज पता लगा? फारिया ने जल्दी पर तेल डाला। बुलडोजर अपनी जुबान बंद रखे, आई बड़ी। रुबाब बुरी तरह से तप चुकी थी। हद दर्जा बदतमीज हो तुम, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। फारिया ने उसको शर्मिंदा करना चाहा। हा हा, ओह, बड़े चाहे कितनी भी बदतमीजी से पेश आए, छोटे चुप करके सुने। वाह भाई, ये अच्छा है। और फारिया बच्ची, अगर हम छोटों का फर्ज है बड़ों की इज्जत करने का, तो बड़ों को भी चाहिए हमें प्यार दें। रुबाब की बात सुनते ही फारिया खामोश होकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। रुबाब, आइंदा मैं तुम्हें गलत लहजे में बात करता हुआ ना सुनो, मुझे नहीं पसंद ऐसा लहजा। शान ने उसको बावर करवाया। लेकिन शान, आप हमेशा मुझे, अब एक और लफ्ज़ नहीं, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। शान उसकी बात काट कर बोला, उफ, अब स्नो वाइट तो विलन्स में फंस चुकी है, और प्रिंस पर भी विलन ने अपना जादू चला दिया है, जिसकी वजह से वो उनके काबू में आ गए हैं और उनके झांसे में आकर स्नो वाइट से लड़ रहे हैं। स्नो वाइट को जल्दी से इस जादू का तोड़ निकालना होगा। रुबाब ने शान, नादिर और फारे को देखते हुए सोचा। मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरा मैंगो। आइसक्रीम पार्लर आते ही फारे और नादिर ने गाड़ी में बैठे फरमाइश की। रुबाब को वो दोनों ही फ्लेवर्स अच्छे लगते थे, पर उन दोनों ने कह दिए थे और वो उनके साथ वाले फ्लेवर्स नहीं खाना चाहती थी। तुम्हारा कौन सा फ्लेवर? शान ने रुबाब से पूछा, जो अपनी ही सोचों में गुम थी। जो आप अपने लिए लें वो ही मेरे लिए भी। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तुम अपना बताओ। शान ने संजीदगी से कहा, कोई भी ले आए बस। रुबाब ने मुंह बनाकर कहा और खिड़की खोले बाहर की तरफ देखने लगी। नादिर और शान गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लाने चले गए। कैसा बंदा है, आइसक्रीम ही नहीं खाता। और स्नो वाइट की तो किस्मत ही खराब है, पहली बार अपने प्रिंस के साथ आउटिंग पर आई, वो भी 2 विलन्स के साथ। रुबाब ने दूर खड़े शान को देखते हुए सोचा। रुबाब अब इंतजार करते करते बोर हो रही थी। उसको एक बुढ़ा शख्स आता दिखाई दिया जो उनकी गाड़ी के पीछे की तरफ था। उसके मन में एक शैतानी उमड़ आई। वो सीधी होकर बैठकर उस बूढ़े शख्स का इंतजार करने लगी कि कब वो उनकी कार के दरवाजे के सामने से क्रॉस होगा। और जैसे ही वो शख्स उसको खिड़की पर दिखा, हाउ! रुबाब ने जोर से चीख कर खिड़की का शीशा जल्दी से चढ़ा दिया। वो बुढ़ा शख्स पूरी तरह से भुंज का रह गया और आंखें फाड़े खिड़की की तरफ देख रहा था जो बंद हो चुकी थी। पागल तो नहीं हो गई? फारे ने उसकी ये शैतानी देख ली थी। हाँ, हो गई हूँ तो, रुबाब ने कंधे उचका कर कहा और सब खिड़कियां देखने लगी कि सब बंद हैं कि नहीं। शादी के बाद
पर लग गई है तुम्हें? फारिया अपने मोबाइल में टाइपिंग करती बोली। आप भी कर लें, क्या पता आपको भी पर आ जाए। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी देर में शान और नादिर गाड़ी में आकर बैठे और उनको आइसक्रीम के कप थमा दिए। रुबाब को वो बूढ़ा शख्स गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शान ड्राइव करने में रुकी क्यों है? रुबाब को वहां से निकलने की जल्दी थी। तुम लोग खा लो आराम से पहले, शान ने मोबाइल चलाते हुए कहा। नहीं शान, ऐसे मजा नहीं आता ना। रुबाब ने जिद की, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो शख्स आकर शान की साइड वाली खिड़की बजाने लगा। अब तो गई स्नो वाइट, रुबाब ने अपने नाखून चबाते सोचा। शान ने खिड़की नीचे की और उस शख्स की तरफ देखा। भाई साहब, अपनी खवातीन को समझाए, ऐसी किसी बुजुर्ग को डराना मुनासिब नहीं है। उस आदमी की शिकायत लगाते ही शान रुबाब की तरफ मुड़ा। रुबाब, शान गुर्राया। नादिर और फारिया ने भी उसकी तरफ देखा। रुबाब का रंग उड़ गया। आइंदा से मेरी तौबा के कहीं तुम्हें बाहर ले जाओ, शान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे और अपने घर के लिए निकले थे। रुबाब कब से खामोश होकर मुंह फुलाए उसकी डांट सुन रही थी। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई उस अंकल के सामने, तुम्हारी वजह से मैंने उसको सॉरी कहा। शान का गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छा, बस भी सॉरी कहने से आप छोटे तो नहीं हो गए? रुबाब से अब बर्दाश्त करना मुश्किल सा हो गया था। शान मलिक हूँ मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा। मैं ऐसा हूँ कि लोगों से सॉरी करवा दूँ, और तुम्हारी वजह से आज किस्मत ने मुझे ये भी दिन दिखा दिया कि मैंने, शान मलिक ने, पहली बार किसी को सॉरी किया। शान की सुई अभी तक सॉरी पर अटकी हुई थी। हाँ, पता लग गया मुझे, आप शान मलिक है। शान मलिक, आप किसी को सॉरी नहीं करते। बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। रुबाब ने शान मलिक पर जोर देते हुए कहा। वो कब से उसका शान नाम सुनकर तंग आ चुकी थी। तुम मेरे साथ आइंदा बाहर नहीं आओगी, अंडरस्टैंड? शान ने उसको गुस्से से देखकर कहा। रुबाब मुंह पर सीधा रोड पर नजरें टिकाए बैठ गई। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, देखा आपने कि स्नो वाइट पर कितना जुल्म होता है। पहले वो डाइन, खोटासी का और बुलडोज़र, और अब स्नो वाइट का प्रिंस भी। बस मेरे लिए दुआ करें कि स्नो वाइट सब्र करना सीख ले। रुबाब ने मन ही मन सोचा और अपने दिमाग में अपनी एनिमेटेड मूवी का एक और सीन ऐड कर लिया। रात में शान बेड पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था और रुबाब भी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी। वो टीवी देखते देखते बोर हुई तो शान की तरफ देखा, जो पूरी संजीदगी से किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। रुबाब ने उसके कंधे पर सर रख दिया। क्या पढ़ रहे हैं आप? दिख नहीं रहा, बुक पढ़ रहा हूँ। शान की पोजीशन में कोई फ़र्क ना आया। कौन सी बुक? रुबाब उसी तरह उसके कंधे पर सर रखे उससे बात कर रही थी। है एक बिजनेस के हवाले से। शान के जवाब देने पर वो समझ गई कि वो उससे बात नहीं करने वाला और इसी तरह बुक पढ़ने के मूड में है, तो वो उसी तरह उसके कंधे पर सर रखे टीवी में रिपीट मॉर्निंग शो देखने लगी। शान को भी अब आदत पड़ गई थी रात भर जागने की और उसी तरह टीवी के शोर पर सोने की। रुबाब को वहीं उसके कंधे पर टीवी देखते देखते नींद आ गई। टीवी बंद कर लो रुबाब, शान ने बुक रखते हुए कहा और उसकी तरफ नहीं देखा। शान को जब जवाब न मिला तो उसने रुबाब का चेहरा देखा। वो सो चुकी थी। उसने आहिस्ता से उसको सर पकड़कर अपने कंधे से हटाकर तकिए पर रखा कि उसकी नींद ना खुल जाए। वो उसकी केयर करने लगा था। उसने रुबाब का चेहरा देखा, मासूमियत भरा चेहरा शान के दिल में उतर गया। उसने उसके चेहरे पर बड़े बाल हटाए और मुस्कुराया। रुबाब ने करवट ली तो शान होश में आया और टीवी बंद करता खुद भी सोने लगा। शान शाम में ऑफिस से लौटा तो कमरे में आया जहाँ रुबाब उदास सी बैठी थी। शान ने उसको पहली बार इस तरह उदास देखा। शान उसको इग्नोर करता अलमारी से कपड़े उठाता वॉशरूम में चला गया और चेंज करके आया तो रुबाब उसी तरह बैठी हुई थी। तुम्हें आज क्या हुआ है? शान अपने बालों में ब्रश चलाता हुआ बोला। मुझे मेरी सहेलियों की बहुत याद आ रही है। रुबाब उसके ऑफिस वाले बैग को अपनी जगह पर रखती हुई बोली। तो फ़ोन कर लो उनको। शान अपना लैपटॉप खोलता हुआ बोला। फ़ोन नहीं है मेरे पास। अच्छा। शान अब लैपटॉप पे मसरूफ़ हो गया। आपसे कुछ कहूँ? रुबाब ने शान को मुखातिब किया। कहो। शान लैपटॉप पे अपनी उंगलियां चलाता बोला। आप मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देना प्लीज़। मेरी सहेलियां पढ़ रही हैं, आगे मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। ममानी ने तो शादी ही करवा दी इंटर के बाद। रुबाब मुंह बसोरती हुई बोली। तुम्हें जितना पढ़ने का शौक़ है मैं जानता हूँ। तुम्हें बस टीवी देखना, जूस के डब्बे से पटाखे बजाना और बच्चों पर रोब झाड़ना ही आता है। शान चेहरे पे उकताहट लिए बोला। इतना खड़ूस होना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रुबाब झुंझलाई। क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस? आगे से इस नाम से पुकारा तो देख लेना। अब के शान ने लैपटॉप से नजरें हटाए उसको देखकर गुस्से से कहा। वो मुंह फुलाए बैठ गई और उसको तकती रही। अब तो स्नो वाइट का प्रिंस डाइन के जादू से पता नहीं कब निकलेगा। शान बेटा, आप लोग हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन? सारा दिन बस ऑफिस के कामों में उलझे हुए रहते हो। सब डिनर कर रहे थे तो नौरीन बेगम ने शान को कहा। अम्मी, अभी तो मुमकिन नहीं है, बहुत काम है मुझे अभी, शान ने बहाना बनाया। रुबाब का बहुत मन था वो घूमने जाए, पर शान की बात सुनकर उसका मुंह लटक गया। अरे काम तो होता रहेगा, तुम लोग जाओ। रुबाब भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती है। नौरीन बेगम ने कहा। ठीक है, सोचता हूँ। शान के कहते ही ताहिरा ने 2 टिकट्स उसके सामने लहराए। सोचने का टाइम गुजर चुका।
मैंने मरी की टिकट्स करवा ली हैं, कल रात ही निकलना है बस आप लोगों को। ताहिरा ने उसको मजबूर कर दिया जाने पर शान हैरान और परेशान था, तो वही रुबाब की आंखें चमक उठी। रात में शान गार्डन में टहल रहा था। जब रुबाब उसको कॉफ़ी देने आई तो उसको देखकर वहीं रुक गई। शान वाइट टी शर्ट और पजामे में मलबूस अपनी सोचों में गुम टहल रहा था। बहुत हैंडसम है ये तो, या फिर मुझे लग रहा है, रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा। शान ने किसी की नजरें खुद पर महसूस की तो रुबाब की तरफ देखा। वो जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई, पर शान ने उसको देख लिया था। शान नफी में सर हिलाता फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया और रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ मारा। पागल हो स्नो वाइट, ऐसे पागलों की तरह मत देखो प्रिंस को। अगले दिन शाम में रुबाब, ताहिरा और आयशा लूडो खेल रही थी। आयशा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे 4 नहीं 3 आए थे। रुबाब की गोटी मर रही थी आयशा की गोटी से, तो वो झूठ बोलने लगी। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी गोटी मरे, जो कि 5-6 दफ़ा मर चुकी थी। ताहिरा बाजी, देखिए इसको मुंह पे झूठ बोल रही है, मेरे 4 आए हैं और इसको अपनी गोटी उठानी पड़ेगी अब। आयशा भी गुस्से से बोली। रुबाब, इसके 4 ही आए हैं। ताहिरा के कहने पर रुबाब नफी में सर हिलाने लगी और अपनी गोटी पकड़कर बैठ गई। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखे ना। शान जब आया रुबाब को इस तरह लूडो खेलते हुए देखा तो उसको गुस्सा आ गया। उनके जाने में बस 2 घंटे बाकी थी और वो इस तरह बड़े मजे से लूडो खेल रही थी। पैकिंग की है तुमने जो यहाँ लूडो खेल रही हो? शान उसके सर पर खड़ा होकर संजीदगी से बोला। पैकिंग? उफ, मैं तो भूल ही गई, बस आखिरी गोटियां पास करके आती हूँ। रुबाब के लापरवाही से कहने पर शान ने उसको बाजू से पकड़कर उठाया। उठो और जल्दी से जाकर पैकिंग करो। रुबाब अगर गई तो मैं जीत गई। आयशा खुश होती बोली। ऐसे कैसे जीत गई? रुबाब ने सारा लूडो उल्टा कर दिया। आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। रुबाब, शान ने उसको घूरा। जाती हूँ ना, गुस्सा ना करे। रुबाब शान का गाल थपथपाती हुई वहां से निकल गई। शान उसकी इस हरकत पर गुस्सा जब्त किए एक ठंडी आह भर कर रह गया। दोनों मरी के लिए निकल आए थे। रुबाब बहुत खुश थी और हर नज़ारा देखकर शान से कुछ न कुछ कहती रहती। थोड़ी देर होटल में रुकने के बाद वो दोनों घूमने फिरने निकले थे। रुबाब बर्फ़ में खड़ी बर्फ़ से खेल रही थी और वहीं शान एक पत्थर पे बैठा हुआ अपने हाथ रगड़ रहा था। उसको सर्दी लग रही थी। रुबाब ने उसको यूं बैठे देखा, यहाँ आकर भी खड़ूस ही रहेंगे ये तो। रुबाब ने उसको देखकर बड़बड़ाया और बर्फ़ का गोला बनाकर उसकी तरफ उछाला। शान यकदम उठ बैठा और एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। शान ने भी गोला बनाकर उसको दे मारा और फिर रुबाब ने ये सिलसिला चलता रहा। वो दोनों थक कर अब होटल की तरफ जा रहे थे। आसमान ने अब काली चादर लपेट ली थी। वो होटल पर रिसेप्शन पे खड़ा कीस ले रहा था तो उसको एक लड़की नजर आई। ब्राउन घुटनों तक आता कोट, उस पर जीन्स, ब्राउन खुले बाल। वो चाबियां घुमाए अपनी धुन में चल रही थी। अनुषे, शान ने उसको मुखातिब किया। वो लड़की मुड़ी और शान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। वो अब शान की तरफ बढ़ने लगी। रुबाब खड़ी हुई ये सब देख रही थी और शान को गुस्से से घूरने लगी। उसने उसको पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था, वो भी किसी और लड़की के साथ। तुम यहाँ? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज शान, अनुषा ने उससे हाथ मिलाकर कहा। मैं बस हनीमून पे आया हुआ था यहाँ, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, मिस्टर शान को भी आखिर कोई पसंद आ ही गया। वेरी नाइस। वैसे कौन है वो? अनुषा एक्साइटेड होकर पूछने लगी। ये है रुबाब, मेरी वाइफ। और रुबाब, इससे मिलो, ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड अनुषा। अनुषा ने मुस्कुराकर रुबाब की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसको रुबाब ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए थामा। हाथ मिलाने के बाद वो फिर से शान से बातें करने लगी। दोनों को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर रुबाब का खून खोलने लगा। वो दान पीसती उन्हीं को देखे जा रही थी। लो भाई, स्नो वाइट की जिंदगी में एक और विलन ने एंट्री मार दी है और इसको डायन ने ही भेजा है प्रिंस को काबू करने के लिए। रुबाब अपनी कहानी में विलन को ऐड करना ना भूली। अनुषा और शान एक साथ बातें करते चल रही थी और रुबाब उनके पीछे चल रही थी। लगता है काफ़ी अच्छी दोस्ती है आपकी उससे। रुबाब कमरे में आते ही शुरू हो गई। हाँ, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं हम, यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त रह चुकी है। शान मुस्कुराता हुआ बोला। मुझसे तो मुस्कुराते हुए बात नहीं की आपने कभी, और उससे तो हंस हंस कर बात कर रहे थे। रुबाब उसके चेहरे को देखते हुए बोली, जहाँ से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। शान ने एक चिढ़ खाती नज़र उस पर डाली। फजूल की ही सोचती रहना तुम। अब चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी और वो ये कहकर वॉशरूम चला गया। रुबाब ने उसका स्मार्टफोन देखा और उसको उठाए, उसको अनलॉक किया। शुक्र पासवर्ड नहीं लगा हुआ था उस पर। रुबाब खुद से बोली और गेम खेलना शुरू हो गई। वो अक्सर हमीद का मोबाइल लेकर उसमें भी गेम खेला करती थी। वो मसरूफ़ थी गेम खेलने में। जब शान बालों में टॉवल चलाता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथों में अपना फ़ोन देखकर शान का तो मानो बीपी हाई हो गया। उसने चलकर रुबाब के हाथों से अपना फ़ोन झपटा। रुबाब अपनी छोटी आंखें फाड़े चेहरा ऊपर किए उसी को देखने लगी। अब यही करना बाकी रह गया था कि तुम मेरा फ़ोन चेक करो, शान तकरीबन चिल्लाया। पर मैं तो चुप रहो, एक लफ्ज़ और मत बोलना। तुमसे नरमी से पेश आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हद तक पहुँच जाओ। शान उसकी बात काट कर बोला। अब तुम मेरी जासूसी करना शुरू करोगी? शान उसकी आंखों में आंखें गाड़ता हुआ बोला।
रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया और जैसे ही शान ने अपनी नज़रें मोबाइल की तरफ की तो उसको गेम चलती हुई नजर आई। शान को अपनी बेवकूफ़ी पर नदामत हुई। सॉरी, वो सॉरी कहकर निकल गया। सॉरी सॉरी कहने से क्या होता है, देखते ही नहीं सही से बस अंधाधुंध गुस्सा करना शुरू, और आखिर में सॉरी। और सॉरी एक्सेप्ट होने का वेट भी नहीं। खड़ूस। रुबाब रोती शक्ल बनाती बड़बड़ाई। वो किसी शॉपिंग मॉल में आए थे और उनके साथ अनुष्या भी आई हुई थी। दो लड़कियों के साथ हनीमून चल रहा है इनका तो। रुबाब ज्वेलरी के पास खड़ी हुई उन दोनों को देख रही थी। अनुष्या अलग अलग ड्रेस अपने ऊपर रखती शान से मशवरा मांगे जा रही थी। रुबाब भी उनकी तरफ बढ़ी और एक ड्रेस उठाकर शान को दिखाई। ये कैसा लग रहा है मुझ पर? रुबाब ने मुस्कुराते हुए शान से पूछा। इतना अच्छा नहीं। शान के कहते ही रुबाब ने मुंह बनाया और ड्रेस को उधर ही रख दिया। अब की अनुष्या ने एक ड्रेस उसको दिखाई। शान ये देखो, चॉइस काफ़ी अच्छी है तुम्हारी। शान इम्प्रेस हुआ। रुबाब ने अनुष्या के हाथ में पकड़ी उस पैंट शर्ट को देखकर खुद भी वो ही खरीद लाई अपने लिए। उफ अल्लाह, कितने तंग कपड़े हैं ये। रुबाब घर आई तो पैंट शर्ट पहने खड़ी थी और खुद को आईने में देखती हुई बोली, शर्ट तो बच्चों की साइज वाली लाई हूँ मैं शायद। रुबाब अपनी शर्ट को नीचे खींचती हुई बोली। उसने अपने काले घने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, उसमें से कुछ लटे चेहरे पर झूल रही थी। शान कमरे में दाखिल हुआ और रुबाब को इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर उसकी सीटी बिटी उड़ गई। रुबाब ने उसको देखा तो मुस्कुराकर अपने बाजू छुपाने की कोशिश की जो कि हाफ स्लीव्स थे। रुबाब को ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। अच्छी लग रही हूँ? रुबाब ने उसकी तरफ देखकर पूछा। ये क्या अजीब सी बनी हुई हो? शान ने चेहरे के अजीब जाविये बनाकर कहा। अजीब? अच्छा मैं करूँ तो अजीब, और जब वो जादू करनी अनुष्या करे तो इम्प्रेस होते हैं आप उससे। रुबाब आंखें सिकोड़ती हुई बोली, तुम वाकई दिमाग से फारिग हो। दिमाग थोड़ा यूज़ भी कर लिया करो। कहाँ ले जाओगी ये नया दिमाग? एक काम करो, बेच दो इसको। बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्या? मार्केट में पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। शान उकता कर बोला। अच्छा हंसना था? रुबाब भी चिढ़ गई। अब क्या मिला तुम्हें ये सब करके? शान बेड पर बैठता हुआ अपना मोबाइल चलाता बोला। मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा, जैसे उस अनुष्या की ड्रेसिंग अच्छी लगती है आपको, आप उससे बात करके भी मुस्कुराते हो, शायद इसी तरह आप मुझसे मुस्कुराकर बात करो। रुबाब ने उसको असल वजह बताई। शान पहले तो उसकी बात सुनकर उसको हैरानगी से देखने लगा और फिर एक जानदार कहकहा मारा। रुबाब ने उसको पहली दफ़ा इस तरह हंसते देखा था और हैरान हुई कि इतने सीरियस माहौल में ऐसा क्या हो गया कि उसको हंसी आ रही है। देखो रुबाब, शान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही रहा करो। हर किसी का अपना अंदाज होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है। किसी और की नकल करने की कोशिश करोगी तो उसकी पर्सनालिटी हासिल करने से तो रह जाओगी, बल्कि अपनी पर्सनालिटी भी खो दोगी। शान ने उसको तहम्मुल से समझाया। मतलब मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको पसंद हूँ? रुबाब के सवाल पर शान मुस्कुराया। कपड़े चेंज कर लो, मैं आता हूँ एक ज़रूरी कॉल करके, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। तो स्नो वाइट ने एक और सबक सीखा कि जैसी हो वैसी ही रहो। जादूगरनी और डाइन के जादू का असर खत्म होता महसूस हो रहा है। खड़ूस नरम पड़ने लगा है। रुबाब सोचती हुई ड्रेसिंग रूम में ड्रेस चेंज करने चली गई। शान कमरे में आया तो उसको रुबाब कहीं नहीं दिखी। वो लैपटॉप खोलकर बैठ कर अपने ऑफिस का काम करने लगा, इस ख्याल से कि रुबाब वॉशरूम होगी ड्रेस चेंज करने। तकरीबन आधा घंटा उसको हुआ काम करते करते। शान को अचानक रुबाब का ख्याल आया जो कि अभी तक कहीं जाहिर नहीं हुई थी। होटल के कमरे से तो वो बाहर निकलती नहीं थी। शान परेशान सा हो गया कि पता नहीं कहाँ चली गई है। शान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था और वॉशरूम खाली ही था। शान को एक अजीब सी परेशानी ने आन घेरा। उफ, पता नहीं कहाँ चली गई होगी, कहीं नाराज़ ही तो नहीं हो गई मेरी बातों से। शान ने खुद से अंदाज़ा लगाया और कमरे से बाहर निकला। पूरे होटल में वो उसी को ढूंढ रहा था जहाँ परेशानी थी। वहीं पर उसको गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चली गई है। शान क्या हुआ, ऐसे परेशान से क्यों हो? अनुष्या बाहर आई तो उसको यूं देखते हुए पूछा। रुबाब पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं मिल नहीं रही। शान ने परेशानी से इधर उधर नजरें घुमाते कहा, कहीं बाहर घूमने गई होगी, शॉपिंग वगैरह पे। नहीं, वो अकेली बाहर नहीं जाती यार। शान अब उकता चुका था। अच्छा तुम टेंशन ना लो, उसकी कोई पिक है तुम्हारे पास? अनुष्या ने उससे पूछा। पिक्चर? हाँ है पिक, रुको। शान ने सोचा और मोबाइल में एक पिक्चर तलाश करने लगा जो कि एक सीक्रेट फोल्डर में रखी हुई थी। शान ने उसको पिक्चर दिखाई। रुबाब कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और फिर अनुष्या और शान एक एक को पिक्चर दिखाकर उनसे पूछने लगे। एक अधीर उम्र औरत के पास गए। आपने इनको कहीं देखा है? शान ने परेशानी से पूछा। हाँ। उस औरत की हाँ सुनते ही अनुष्या और शान ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आओ तुम। उस खातून ने उनको अपने पीछे चलने का कहा और एक कमरे में ले गई। कमरा खुलते ही जो मंजर शान ने देखा उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अनुष्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। लो, मिल गई तुम्हारी रुबाब। वैसे शान, मैंने पहली बार इस तरह तुम्हें किसी के लिए इतना परेशान देखा है, अनुष्या ने मुस्कुराते हुए कहा।
शान ने उसकी बात सुनकर पहले उसको देखा और फिर रुबाब को। रुबाब 3 बच्चों के साथ बड़े मजे से बैठी लूडो खेल रही थी। शान का दिल चाहा वो एक हथौड़ा उठा के पहले अपना सर और फिर उस सरफिरी के सर पर दे मारे। ए चुप कर, बजाऊंगी एक कान के नीचे। एक आ गया मेरा, मैं जीत गई। रुबाब ने फिर से अपना गुंडों वाला स्टाइल अपनाया। बच्चों पर रोब झाड़ना कब बंद करोगी तुम, और चलो यहाँ से। शान या कदम से आया और उसका हाथ पकड़ा। रुबाब उठ बैठी। शान, नहीं, मैं जीतने वाली हूँ। रुबाब ने जिद करना चाहिए। चलो तुम, गेम तो मैं तुम्हें खिलाता हूँ आज। शान ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। रुबाब चुप करके उसके साथ चली आई। ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मैं कितना परेशान था तुम्हें अंदाजा भी है? शान कमरे में आते ही उस पर बरस पड़ा। आप बाहर चले गए थे उस जादूगरनी के पास, मैं बोर हो रही थी तो चली गई। रुबाब ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। जादूगरनी जरूरी है? सबके अजीब से नाम रखा करो तुम, हर दूसरे तीसरे का एक अजीब सा नाम रख लेती हो। शान उसकी इस आदत से तंग होकर बोला। सॉरी ना, रुबाब ने धीरे से कहा। आइंदा से तुम बिना मुझसे पूछे कहीं नहीं जाओगी। अगर कहीं गई तो देखना हो कितनी, और शरारतें देखो अपनी, चूजी। शान भी उस पर एक नाम रखता। वो अपना लैपटॉप खोले काम करने लगा तो स्नो वाइट को अब चूजी बोला जा रहा है। वो भी उसका प्रिंस बोल रहा है जादूगरनी के जादू में आकर। और स्नो वाइट तो आज जीती हुई गेम भी हार गई और मेरा प्रिंस हनीमून पर आकर भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी लैपटॉप के साथ बिजी है। स्नो वाइट उदास है। रुबाब बेड पे गिरने के अंदाज में लेटकर अपनी कहानी में खो गई। शान ने एक नज़र उसको देखा और मुस्कुराता हुआ सर झटक कर अपना काम करने लगा। रात में शान और रुबाब डिनर के लिए आए थे और अब डिनर करने के बाद लॉन में बैठे थे। हवा से रुबाब के खुले बाल उड़ रहे थे जो कि सामने बैठे शान का चेहरा छू रहे थे। अपने बाल एक जगह समेट नहीं सकती तुम? शान उसके बालों से तंग आकर बोला। रुबाब ने मुस्कुराते हुए अपने सारे बाल दाएं कंधे पर कर लिए। वो दोनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। माहौल काफ़ी पुरसुकून था, बस खामोशी का ही राज था। अच्छा ये बताए ना, आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? रुबाब ने खामोशी तोड़ी। मुझसे कह रही हो? शान उसके सवाल पर हैरान हुआ। नहीं, यहाँ जो ऊपर मेरे सर पर मच्छर घूम रही है ना, उनसे। जाहिर है आपसे ही पूछ रही हूँ, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं हुई मोहब्बत मुझे, कभी ऐसी कोई मिली ही नहीं। शान ने बात पूरी करके रुबाब की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। हाय, इतने शरीफ लगते तो नहीं आप वैसे। जिसको मोहब्बत ना हुई हो ज़रूरी नहीं कि वो शरीफ ही हो। खैर तुम बताओ, तुम्हें कभी हुई मोहब्बत? शान ने काले आसमान को देखते हुए कहा। मुझे मोहब्बत? सारा स्कूल कॉलेज तो मैंने लड़कियों के साथ गुजारा है, उनसे होती मोहब्बत, या फिर मेरे कोचे नखट्टू शोखे कजन्स के साथ। रुबाब ने बात को मजाक का रंग दिया। और मुझसे? शान ने संजीदगी से उसको देखते हुए पूछा। आपसे? आप तो मेरे शौहर हैं, अब तो मोहब्बत से बात आगे बढ़ चुकी है। रुबाब ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो सर अस्बात में हिलाए, मुस्कुरा दिया। चलो चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। शान उठते हुए बोला। रुबाब भी उठकर उसका हाथ पकड़े उसके साथ चलने लगी। रुबाब सुबह उठी तो बेड पर शान को ना पाकर वो इधर उधर देखने लगी। एक ख्याल के तहत वो अनुषे के कमरे की जाने बढ़ी। शान और अनुषे दोनों कमरे के बाहर खड़े थे। शान की पुश्त रुबाब की तरफ थी और अनुषे का चेहरा उसको साफ दिख रहा था। अनुषे शान का हाथ थामे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। रुबाब का ये मंजर देखते ही सर घूम गया। वो तेज कदमों से बढ़ती हुई उन दोनों के पास गई और अनुषे का हाथ खींचकर शान के हाथ से दूर हटाया। शान उसको हैरत से देख रहा था और अनुषे भी। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के शौहर का हाथ पकड़ते हुए? बेशर्म कहेंगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो तुम जैसी लड़कियों पे लानत है। रुबाब अनुषे पे बरस पड़ी। रुबाब तुम गलत, आप तो बस ही करें। रुबाब ने शान की बात काटी। हाउ स्टूपिड शी इज। शान तुम्हें भी यही मिली थी? अनुषे ने ताजुब खाती नजरों से उसको देखकर कहा। क्या बकवास की तुमने? स्टूपिड हूँ मैं? रुक जा, अभी बताती हूँ कितनी स्टूपिड हूँ मैं। रुबाब की कहते ही उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाल नोच डाले। अनुषे अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। शान भी रुबाब को दूर हटाने लगा, पर उस पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। जानती नहीं हो रुबाब को तुम ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि शान के पास आने से पहले 10 मरतबा सोचोगी। रुबाब ने उसको दीवार से लगा दिया और उसकी गर्दन पर अपना बाजू रख लिया। होटल के कुछ लोग वहाँ जमा हो गए थे। शान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरे पर हाथ फेरा और उन दोनों को देखा जो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तुम जैसे जाहिल औरत और कर भी क्या सकती है, छोटे शहर की बददिमाग लड़की। अनुषे की बात सुनते ही रुबाब ने उस पर हाथ उठाना चाहा। शान ने उसका हाथ रोका और बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, जादूगरनी कहीं की। रुबाब पीछे मुंह करके अभी भी उसको सुनाई जा रही थी। स्टूपिड गर्ल, जाहिल। अनुषे लोगों की भीड़ को देखती हुई कमरे में चली गई। शान ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। शान गुस्से से लाल पड़ रहा था क्योंकि आज जो रुबाब ने किया था वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी वहाँ? एक बार मेरी बात तो सुन लेती। शान ने उसका बाजू एक झटके से छोड़कर गुस्से में कहा। क्यों ना करती तमाशा? आपको भी शर्म आनी चाहिए, बीवी के होते हुए भी आप उसका हाथ पकड़े रोमांस लड़ा रहे थे।
मुझे तो पहले ही शक था आप दोनों पर, अब यकीन हो गया। चट्टाख। रुबाब रवानगी से बोल रही थी, तभी शान की बर्दाश्त की हद हो चुकी तो उसने रुबाब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। रुबाब बेड पर जाकर गिरी और बेयकीनी से शान को देखे जा रही थी। जब पूरी बात ना पता हो तुम्हें तो उसके बारे में अपनी राय देने की भी कोई ज़रूरत नहीं, शान कहता वो वहाँ से चला गया और रुबाब वहीं रोती रही। वो दोनों अब घर के लिए निकल रहे थे। वो दोनों ही अजनबियों की तरह ट्रेन में बैठे थे। आपका फ़ोन मिल सकता है, मुझे एक कॉल करनी है। शान ने रुबाब की बात सुनकर उसको फ़ोन थमा दिया। रुबाब ने हमीद का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? जी मामू, बस आपकी याद आ रही थी। हम बस अभी वापस आ रहे हैं, मैं कुछ दिन आपके घर रुकूंगी, आप स्टेशन से मुझे लेने आ जाएं। रुबाब की बात सुनकर शान ने उसको ना समझने वाली नज़रों से देखा। रुबाब ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया और शान को दिया। ये क्या कहा अभी तुमने अंकल से? तुम घर जाओगी अपने? हाँ, मैं कुछ दिन वहीं रुकूंगी। रुबाब ने बेनियाजी से कहा। देखो रुबाब, अभी घर चलो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा तुम्हारे घर। और सॉरी, जो हुआ गुस्से की कैफियत में हुआ। शान अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। मैं अब मामू जान को कह चुकी हूँ, मना नहीं करूँगी अब। रुबाब ने लापरवाही से कहा। शान खामोश होकर बैठ गया। रुबाब हमीद के घर पर थी और अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई शान के बारे में सोचे जा रही थी। शायद मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर क्या सुनती, वो झूठ भी तो बोल सकते हैं। उन दोनों का चक्कर तो था ही, और शान ने तो हद कर दी। उस जादू करने की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। अब स्नो वाइट उस शख्स के साथ नहीं रहेगी, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, नहीं होता अब मुझसे और। रुबाब सोचती हुई हमीद के कमरे में गई। मामू जान, मैं आ जाऊँ? रुबाब ने दरवाज़ा नॉक करके पूछा। हाँ बेटा आ जाओ ना, पूछ क्यों रही हो? हमीद ने मुस्कुराकर कहा और अपनी हिसाब किताब वाली डायरी टेबल पर रख दी। आप सोए नहीं अब तक मामू जान? रुबाब ने उनके सामने बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ बस काम था, उसी में मसरूफ था। तुम बताओ यहाँ कैसे? कुछ चाहिए था बेटा? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू मैं आपसे एक बात कहूँ, क्या आप मानोगे? जी कहो ना बेटा। मामू मुझे शान से तलाक चाहिए। रुबाब की बात सुनते ही हमीद हैरान हो गए। बेटा आप ये क्या कह रही हो? कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों में? देखो, अगर ऐसा हुआ है रुबाब, तो इतनी छोटी बातों पर इतने बड़े फैसले नहीं करते, तहम्मुल से भी मसला हल होता है। हमीद ने उसको समझाना चाहा। मामू नहीं, कोई छोटी बात नहीं, बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। छोटी बातें तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बात बड़ी है तभी ये फैसला किया है। रुबाब ज़मीन पर नजरें टिकाते हुए बोली। ऐसी क्या बात है आखिर? मामू मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती, बस आप इतना जान लें कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। रुबाब की बात सुनकर हमीद परेशान हो गए। रुबाब उनके सीने से लगे रोने लगी। मामू आपने हमेशा कहा है कि आप मेरे अब्बू की जगह हैं, आज क्या मेरे अब्बू होते तो वो सब चुपचाप बैठे देख रहे होते ये? रुबाब रोती हुई बोली। बेटा जो तुम चाहोगी वही होगा। हमीद उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। शान को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कोई आज टीवी चलाकर रात के 2 बजे मॉर्निंग शो देखने वाला मौजूद नहीं था। शान को उसकी कमी का एहसास हुआ तो उसने खुद ही टीवी चला दिया और सोने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में उसका फ़ोन बजा। हमीद अंकल इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हैं? शान ने मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए सोचा और कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम शान, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। इस वक्त सब खैरियत है ना अंकल? शान ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा। जहाँ 3 बज रहे थे। मैं कल कराची आ रहा हूँ, फिर सुबह ही बात होगी तुमसे। अल्लाह हाफिज़। हमीद ने कॉल काट दी। अब तो कोई तमाशा नहीं कर दिया उस चूज़ी ने, शान ने उकताहट से सोचा और फिर से सोने लगा। अस्सलाम वालेकुम हमीद अंकल, कैसे हैं आप? शान आकर हमीद से मिला। वो कब से उसका वेट कर रहे थे, पर शान ऑफिस में था तो इस वजह से उसको थोड़ी देर हो गई। वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब के चेहरे पर सख्ती साफ दिखी शान को। आप बैठे ना अंकल, और माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करना पड़ा। शान ने उनको बैठने का कहा और उनके बैठने के बाद खुद भी बैठ गया। कोई बात नहीं। ये क्या आपने बस चाय ली है, कुछ और भी ले? शान ने बाकी लवाजमात की तरफ इशारा करते हुए कहा। शान मैं यहाँ तुमसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। हमीद साहब डायरेक्ट मुद्दे पर आए। जी कहे, मैं सुन रहा हूँ। शान अब पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। देखो शान, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, गलती किसकी है, पर गलती तुम्हारी हो या रुबाब की, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हमीद साहब ने शान के चेहरे को देखते हुए कहा, जो कि अब गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अंकल आपको रुबाब ने पता नहीं क्या बताया है, पर आप भी उसको जानते ही होंगे। वो अभी इतनी समझदार नहीं है कि किसी बात को संजीदगी से समझ सके। और जो मैंने किया, मैंने गलत किया मानता हूँ, लेकिन रुबाब को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। और अगर रुबाब चाहती है कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ तो ठीक है, मैं मांग लूँगा उससे माफ़ी। शान ने बिना बहस की मसले का हल निकाल दिया। उसको ये लगा था कि रुबाब अब माफ़ी की डिमांड कर रही होगी। बात अब माफ़ी से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। शान मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए, ना ही मुझे तुम जैसे समझदार शख्स से ऐसी उम्मीद थी। अब रुबाब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुमसे तलाक लेना चाहती है।
हमीद साहब ने पूरी बात उसके सामने रखी। शान को रुबाब से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। वो मुठिया भींचे गुस्सा जब्त करता रहा। अंकल, रुबाब अभी इतनी समझदार नहीं है कि इतना बड़ा फैसला ले सके। आप भी जानते हैं ये बात तहम्मुल से भी हल की जा सकती है। शान ने गुस्सा जब्त करते तहम्मुल से काम लिया। रुबाब का यही आखिरी फैसला है और अब मैं उसको मना नहीं कर सकता। ये पेपर्स हैं, इन पे साइन करके भेज देना। हमीद टेबल पर तलाक के पेपर्स रखते हुए उठ खड़े हुए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। शान की कहती है। हमीद साहब के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। कैसी शर्त? उन्होंने पीछे मुड़कर शान से पूछा। शान अपनी जगह खड़ा हुआ। मैं एक आखिरी बार रुबाब से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, फिर जो उसका फैसला होगा मैं खुशी से मान लूँगा। आज मामू जान प्रिंस से बात करने गए हैं। स्नो वाइट अब प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती। वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और स्नो वाइट को थप्पड़ भी मारा। स्नो वाइट ये सब नहीं चाहती थी, तो अब क्या स्नो वाइट प्रिंस से अलग हो जाएगी? क्या यही इख्तिताम होगा स्नो वाइट की कहानी का? रुबाब सोफे पे बैठे अपनी गहरी सोचों में गुम थी और टीवी पे कोई कार्टून चल रहे थे जो कि नादिर देख रहा था। बस अब यही कमी रह गई थी। ससुराल से नाराज़ होकर यहाँ आके बैठ गई हो। ऐसी भी कि आफत आ गई थी। ज़रूर गलती तुम्हारी होगी इसमें भी। की होगी कोई अजीब हरकत। रुखसार बेगम नादिर के लिए नूडल्स ले आई तो उसको भी मुफ्त में सुना डाला। नूडल्स रुबाब की बजाय खुद जो बनानी पड़ी उसको। अभी इतने साफ मना किया था कि रुबाब कोई काम नहीं करेगी। रुबाब ने एक नज़र रुखसार बेगम पर डाली तो डाइन अभी भी खुश नहीं है। इसका जादू तो चल गया। ये अलग ही कहानी है जिसमें स्नो वाइट की नहीं बल्कि डाइन की जीत हो रही है। रुबाब ने उसको देखते हुए सोचा, पर उसको कोई जवाब नहीं दिया। आज वो मूड में नहीं थी। नादिर के दिमाग में शैतानी आई तो उसने 2 नूडल्स चालाकी से उसके बालों में डाल दिए और रुबाब अपनी सोचों में इतना मगन थी कि उसको मालूम ही ना हो सका। आज छिपकली चुप क्यों है फारिया बाजी? रोक लगा है इसको। नादिर को शायद उसकी खामोशी चुभी। हाँ भाई, लग रहा है किसी गहरे सदमे में है। फारिया भी उसके बोलने को मिस कर रही थी। रुबाब ने बस एक नज़र दोनों को देखा और फिर से खामोश बैठ गई। इतने में हमीद आए। रुबाब उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ी। मामू जान, क्या हुआ? क्या वो तलाक देंगे? रुबाब ने हमीद के पास आकर कहा। वो तुमसे मिलने आया है, एक बार बात कर लो उससे। हमीद के कहने पर रुबाब ने दरवाजे पर खड़े शान को देखा जो रुबाब को ही देख रहा था। मामू जान, मुझे इनसे नहीं मिलना। रुबाब ने मुंह बनाया। बेटा, एक बार बात कर लो, मेरा कहना ही मान लो। रुबाब हमीद को मना ना कर सकी और शान के पीछे लॉन में चली आई। दोनों साथ चल रहे थे पर दोनों की ही तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। रुबाब तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तलाक लेने का क्यों सोचा इतनी सी बात पर? शान ने खामोशी तोड़ी। इतनी सी बात नहीं थी। आपका किसी और के साथ चक्कर और उसकी वजह से मुझ पर हाथ भी उठाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। शान ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। रुबाब ने उसको देखा जो हर बार की तरह आज भी संजीदगी चेहरे पर लिए खड़ा था। तुम गलत समझ रही हो। मेरी एक बार बात सुन लेनी चाहिए थी तुम्हें। आप कोई बहाना बना देते ज़ाहिर है। रुबाब न रूठेपन से बोली। मुझे ज़रूरत नहीं बहाने बनाने की और खामोशी से चल रही हो तुम घर मेरे साथ। और अपना ड्रामा भी बंद करो अब। शान के इस तरह बात करने पर रुबाब ने उसको घूरा। मनाने की बजाय वो और रोक छाड़ रहा था। और मैं ये ड्रामे बंद ना करूं तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शान के कहने पर रुबाब की छोटी सी नाक गुस्से से लाल हो गई। अब तो मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है मुझे कोई। वो भी जिद की पकी थी। वो जाने लगी तो शान ने उसको बाजू से पकड़कर रोका। ये हर वक्त उल्टी हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? इंसानों की तरह रहना नहीं आता तुम्हें? शान उसके बालों में देखता हुआ बोला। क्या मतलब? अब क्या किया मैंने? रुबाब उसके खौफ की भरे चेहरे को देखते हुए बोली। ये क्या है? शान ने उसके बालों से 2 लंबे नूडल्स निकालकर उसके सामने लहराए। रुबाब ने मन ही मन में नादिर को कोसा। ये नादिर का बच्चा छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। रुबाब शर्मिंदा हुई तो गुस्से से कहकर वहां से चली गई। इसका कुछ करना होगा, शान ने उसको जाता हुआ देखकर सोचा। फारिया के मोबाइल पर शान की कॉल आई। वो कॉल अटेंड करने बाहर चली गई। खोटे से कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बालों में नूडल्स क्यों रखे? रुबाब नादिर के पास खड़ी होकर चलाई। शुक्र है तुम अपने असली रूप में तो आई। नादिर के बोलने पर रुबाब पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वो आज फारिया और नादिर के इसरार पर ना चाहते हुए भी उनके साथ शॉपिंग पर आई थी। नादिर और फारिया ने उसको ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो घड़ी का इंतज़ार करे, वो लोग पे करके आते हैं। वो खड़ी होकर घड़ी का इंतज़ार करने लगी। इतनी देर में काली घड़ी उसके सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला और रुबाब की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पे हाथ रखे उसको घड़ी में बिठाने लगा। रुबाब ने काफ़ी मुज़ाहमत की लेकिन खुद को उस हट्टे कट्टे से छुड़ा ना सकी। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम लोग जानते नहीं मेरे मामू को। सुन नहीं रहे क्या? तुम लोग छोड़ो मुझे क्यों अगवा किया है? रुबाब चिल्लाई। पर उन 4 लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी और एक आदमी ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी ताकि उसका मुंह बंद रह सके। तुम किडनैप हो चुकी हो, एक आदमी उससे बोला और एक अंधेरी गुप्त जगह पर थे वो। किडनैप? क्या? पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रुबाब रोती हुई बोली।
उस आदमी ने अपने चेहरे पर से मास्क उतारा और ये क्या, रुबाब जो चेहरा देख रही थी अपना डर भूल गई। वो शान था। शान आप? रुबाब हैरान हुई। हाँ, तुम अपने शोहर के हाथों ही किडनैप हो चुकी हो तलाक लेने की सज़ा में, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। और एकदम लाइट्स जगमगा गई। वो अपने और शान के ही कमरे में थी और फारिया, नादिर और आयशा ने भी अपने चेहरों पर से मास्क उतारा। उन्होंने ही शान की मदद की ये सब करने में। सरप्राइज, सबने एक साथ बोला। तुम लोग? रुबाब हैरान हुई। हाँ भाई, मेरा भाई उदास था तुम्हारे बगैर, इसलिए मैंने उनकी मदद की। आयशा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, हम भी बोर हो गए थे तुम्हें चुप बैठा देखकर। फारिया भी मुस्कुराती बोली। छिपकली ऐसे खामोश अच्छी नहीं लगती। नादिर के कहने पर वो उन तीनों से गले लगी। कितने अच्छे हो तुम लोग, रुबाब ने मोहब्बत से कहा। वो सब गए तो रुबाब शान की तरफ मुड़ी और जैसे ही कुछ बोलना चाहा, शान ने उसके लबों पर उंगली रख दी। अब बस, आज तुम नहीं मैं बोलूँगा। उस दिन तुमने जो देखा वो आधा सच था। अनुष्य ने मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, पर मैंने उसको ये कह दिया कि अब मैं किसी और का हूँ और उसके साथ वफा निभाना चाहता हूँ। बस वो भी समझ गई और इसके अलावा कुछ ना था। और एक बात, मैं तुम्हें शादी की बात से नहीं बल्कि पहले से ही जानता था। एक दफ़ा तुम कॉलेज से वापस आ रही थी, मैं उन दिनों हैदराबाद था और रास्ते में तुम्हें देखा और तब से तुम्हें अपना बनाने का ख्याल मेरे दिल में आ गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम हमीद साहब की बेटी हो, तो मैंने अम्मी से कहकर तुम्हारे यहाँ रिश्ता भिजवा दिया। शान ने उसको सारी सच्चाई बता दी। रुबाब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। पर आपने मुझे थप्पड़ मारा, उसका क्या? रुबाब के कहने पर शान मुस्कुराया। शर्मिंदा हूँ, तुमने इल्ज़ाम ही ऐसा लगा दिया था, मुझे गुस्सा आ गया। अपने खड़ूस को माफ़ कर दो और चलो। एक थप्पड़ तुम मुझे भी मार दो, तुम्हें बदला लिए बिना चैन नहीं आना, जानता हूँ मैं, शान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं नहीं शान, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? नहीं कर सकती मैं ऐसा। और आप मुझे पहले ही से जानते थे, मतलब हमारी लव मैरिज थी। और और आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब? रुबाब एक्साइटेड होती हुई बोली। मोहब्बत? अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब बात मोहब्बत से आगे बढ़ चुकी है, शान ने उसकी आंखों में देखते मुस्कुरा के कहा। तो फिर ऐसे खड़ूस खड़ूस क्यों रहते थे मेरे साथ? रुबाब मुंह बनाती बोली। अब वो तो मेरी नेचर ही ऐसी है, शान ने कंधे उचकाकर कहा। मतलब स्नो वाइट का हम सफ़र खड़ूस ही है? कौन स्नो वाइट? शान उसकी बात नहीं समझा। कुछ नहीं, बस आप नहीं समझेंगे, लंबी कहानी है। और तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया है यूनिवर्सिटी में, पर बस इम्तिहानात देने जाओगी, ज़्यादा देर तुम्हें दूर नहीं रख सकता। शान के कहते ही रुबाब की आंखें चमक उठी। कितने अच्छे हैं आप, रुबाब मुस्कुरा दी। शान भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। रुबाब आईने में खुद को देखती हुई लिपस्टिक लगा रही थी। आज ताहिरा का वलीमा था तो वो दोनों जाने की तैयारी में थे। उसने आईने से पीछे बैठे शान को देखा, जो अपने 6 माह के बेटे को गोद में लिए रुबाब के तैयार होने का इंतजार कर रहा था। और शान के चेहरे पर उकताहट आ चुकी थी इंतजार करते करते। स्नो वाइट की कहानी का हैप्पी एंड। स्नो वाइट ने तो सोचा भी नहीं था कि उसको इतना अच्छा प्रिंस और इतना अच्छा प्यारा सा बेटा मिलेगा। अब स्नो वाइट बहुत खुश रहेगी। प्रिंस थोड़ी खड़ूस हैं तो क्या हुआ, खड़ूस होने के साथ साथ केयरिंग भी बहुत हैं। रुबाब ने मुस्कुराते हुए सोचा। मैडम, और कितनी देर लगाओगे, जल्दी करो, फंक्शन ही ना ख़त्म हो जाए। शान आखिरकार बोल पड़ा। बस मैं तो तैयार हूँ, इस चूजे को ये कपड़े ठीक है? रुबाब आदिल को देखती हुई बोली। रुबाब, आदिल पर भी नाम रखना ज़रूरी था क्या? शान उसकी इस आदत से परेशान था। हाँ ना, इतना सा है चूज़ा प्यारा सा। रुबाब आदिल को उठाते हुए बोली। उफ, चूज़े और चूज़ी में फंस गया बेचारा शान। शान अपना कोट ठीक करता बोला। चले मेरे खड़ूस हम सफ़र, रुबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो मेरी सरफिरी हम सफ़र, शान भी उसका हाथ थामता हुआ बोला। और ऐसे ही दो हम सफ़र अपने खूबसूरत से सफ़र की मंजिल को तय करके दोनों की ज़िंदगियों में अब इत्मीनान और सुकून था। सबके रवैये भी रुबाब के साथ बेहतर हो गए। कभी कभी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ लोग होते हैं जो इस सफ़र में आकर इसको खूबसूरत बना देते हैं। नाचाही शुरुआत कभी कभी खूबसूरत मंजिलें भी दिखा देती है, जैसे रुबाब का नाचाहा हुआ सफ़र एक खूबसूरत सफ़र में तब्दील हो गया। जिसको शादी से इतराज़ था, पर उसको क्या पता था कि जिस रिश्ते में वो जुड़ने जा रही है वो उसकी ताकत बन जाएगा। उस घर में बातें सुनने को मिली थी, पर इस घर में रुबाब सर उठा के चलती कि हाँ, ये मेरा अपना घर है, यहाँ कोई मुझे बातें नहीं सुना सकता। और शान, उसने तो जो चाहा उसको वो मिल गया। रुबाब की बचकाना हरकतें उसको कम ही पसंद थी, पर उसको उनकी आदत लग चुकी थी। अब उसको रुबाब की हर बात अच्छी लगने लगी थी।